नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपका परिचय नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से करवाएंगे और इसमें सरकार नई है लेकिन मोदी वही हैं और उनके मंत्री भी वही हैं। और इस मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान वही मंत्रालय संभालेंगे जो अब तक संभालते आ रहे थे। यानी जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आज हम इस मंत्रिमंडल का और प्रधानमंत्री मोदी के सामने अगले 5 साल की चुनौतियों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इस मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बॉस मोदी ही हैं और वो सहयोगी दलों के किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आए हैं। कल रात जब आप भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों की बस पर गोलियां चलाई, जिसमें 9 लोग मारे गए और उनमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। और इसीलिए आज ऑल आइज ऑन रफा की तरह ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा था। चिंता की बात यह है कि यह घटनास्थल जहां यह घटना घटी है वैष्णो देवी मंदिर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है और यह ऐसे दिन हुआ है जब भारत में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। और आखिर में आपको बताएंगे कि फ्रेश जूस के नाम पर आप जिस पैकेट बंद जूस को पीते हैं वो असल में चीनी का एक घोल है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। सरकार की नई एडवाइजरी के मुताबिक ये पैकेट बंद जूस बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं और इसमें फलों की मात्रा मुश्किल से 15% होती है या उससे भी कम। आज मैं स्टूडियो में आपको यह सब कुछ दिखाऊंगा कि जब आप इस जूस को पीते हैं तो आपके शरीर में कितनी चीनी जाती है। आज स्टूडियो में मैं आपके सामने एक डेमो करूंगा, उसे बड़ा ध्यान से आपको देखना होगा। लेकिन सबसे पहले आप यह देखिए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर लगातार तीसरी बार अपना कार्यभार संभाला, यानी आज जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने दफ्तर गए तो क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी जब अपने दफ्तर गए तो दफ्तर में जो बाकी के कर्मचारी थे प्रधानमंत्री कार्यालय के, उन्होंने तालियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। और देखिए कैसे तालियों के साथ तमाम कर्मचारियों ने स्वागत किया उनका। और आज उन्होंने सबसे पहले जिस फाइल पर अपने हस्ताक्षर किए वो फाइल किसानों से जुड़ी थी। इस फाइल में किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए भेजे जाने का प्रस्ताव था। और यह वही योजना है जो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई थी। और इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की मदद देती है। आज सबसे पहले उसी फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला दिन आज शहरी और ग्रामीण भारत को भी समर्पित रहा। आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला हुआ कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद देगी। और इस योजना का अब शहरों में भी विस्तार होगा और शहरों में भी गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की मदद से अब पक्के मकान बनाए जाएंगे। तो हमारे देश की जो गरीब लोग हैं उनके लिए आज एक बड़ी खबर यह है, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पहले ही कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री और उनके सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब अगले 5 साल में 3 करोड़ और मकान दिए जाएंगे। इसमें ग्रामीण इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे और शहरी इलाकों में भी मकान दिए जाएंगे। इसलिए जो सारे लोग इस योजना के तहत अपने मकान का इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है, उनके लिए खुशखबरी है। और आप अपने आसपास के जो भी सरकारी अधिकारी हैं, अगर आप गांव में रहते हैं या शहरों में भी रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई कलेक्टर हैं, उनके यहां जाकर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर कैसे मिल सकता है।
और कैबिनेट की इसी बैठक में आज मंत्रालयों के बंटवारे का भी फैसला हो गया और इस बंटवारे में एनडीए के घटक दलों का दबाव कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति में कोई बदलाव नहीं किया है, जिसे हम अंग्रेजी में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही होंगी और विदेश मंत्री S जयशंकर होंगे। किसी भी सरकार के लिए ये 4 मंत्रालय देश को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल की तरह इस बार भी इन मंत्रालयों को बीजेपी के पास ही रखा है और इसमें भी उन्हीं नेताओं के पास में रखा है, उन्हीं मंत्रियों को दिया है जो पहले ये कार्यभार संभाले हुए थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पास रखा है। इस बार सरकार में शिवराज सिंह को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है, जबकि मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्री और शहरी आवास और विकास मंत्री बनाया गया है। तो ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक और दूसरे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत तजुर्बेकार नेता माने जाते हैं, उन दोनों को एक बहुत बड़े प्रभार के साथ इस मंत्रिमंडल में लिया गया है। इसके अलावा नितिन गडकरी को इस बार भी सड़क और परिवहन मंत्रालय दिया गया है, वो जो अपना उनका कार्यभार पहले था उसी को संभालते रहेंगे। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री और गजेंद्र सिंह शेखावत को पर्यटन मंत्री बनाया गया है। और अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि किरेन रिजिजू को अल्पसंख्यक मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और जेपी नड्डा की वापसी हुई है दोबारा से मंत्रिमंडल में और पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। एनडीए के घटक दलों में जेडीयू के लल्लन सिंह को पंचायती राज, मछली पालन और पशुपालन मंत्री बनाया गया है और रामनाथ ठाकुर को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री और चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान को खाद्य फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री दी गई है, जबकि चिराग पासवान के दिवंगत पिता रामविलास पासवान भी मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। और जीतन राम मांझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ शिक्षा राज्य मंत्री बनाया और अपना दल पार्टी के अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य राज्य मंत्री और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये कुछ इस बार मंत्रिमंडल में जो कुछ हुआ है, जो बदलाव किए गए हैं, वो हमने आपको सारे बता दिए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गठबंधन सरकार को चलाना मुश्किल होगा, उन लोगों को मंत्रालयों के बंटवारे से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इस नए मंत्रिमंडल की 5 बड़ी बातें क्या है। पहली बात, इस मंत्रिमंडल पर एनडीए के घटक दलों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगी हुई है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंप है इसके ऊपर। और इससे पता चलता है कि इस गठबंधन सरकार में असली बॉस प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, वही बॉस रहेंगे और उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से इस मंत्रिमंडल का गठन किया है। दूसरा, संख्या बल के मामले में यह प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है अभी तक का। और इस बार अगर सरकार में मंत्री बढ़े भी हैं तो वो बीजेपी के मंत्री ज्यादा बढ़े हैं। वर्ष 2014 में 46 मंत्री थे, फिर 2019 में 58 और इस बार प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर उनके मंत्रिमंडल में कुल 72 सदस्य हैं। इनमें 61 मंत्री बीजेपी के हैं जो पिछली बार 53 थे और सिर्फ 11 मंत्री एनडीए के घटक दलों के हैं जो पिछली बार सिर्फ 4 मंत्री थे। तो अब घटक दलों के 4 से बढ़कर 11 हो गए हैं और इससे पता चलता है कि मंत्रिमंडल के गठन में एनडीए के घटक दलों का दबाव कहीं भी ना चला है और ना दिखा है। तीसरी बात, इस बार का मंत्रिमंडल पहले से ज्यादा अनुभवी है और इसमें कुल मिलाकर 6
पूर्व मुख्यमंत्रियों को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। इनमें शिवराज सिंह चौहान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, HD कुमारस्वामी हैं, जीतन राम मांझी हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं और राजनाथ सिंह और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी भी इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चौथी बात, इस बार के मंत्रिमंडल की औसत उम्र पिछली बार से कम है, यानी यह मंत्रिमंडल युवा है। 2014 में औसत उम्र 62 वर्ष थी, 2019 में 60 वर्ष और इस बार मंत्रिमंडल की औसत उम्र है 58.7 वर्ष। सबसे युवा मंत्रिमंडल है। चौथी बात, उत्तर प्रदेश में बड़े उलटफेर के बावजूद सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 11 हैं, बिहार से 8, गुजरात से 6, महाराष्ट्र से 6, मध्य प्रदेश से 5, कर्नाटक से 5, राजस्थान से 4 और हरियाणा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 3-3 और असम, झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल से 2-2 और दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश से 1-1 मंत्री इस कैबिनेट में आया है। और इस बार के मंत्रिमंडल में भी हिंदी भाषी राज्यों को ज्यादा तवज्जो मिली है। हिंदी भाषी राज्यों के 36 और दक्षिण भारत के 13 नेताओं को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया है। और पांचवी बात यह कि पिछले मंत्रिमंडल की तरह इस मंत्रिमंडल में भी सबसे ज्यादा मंत्री पिछड़े और दलित वर्ग से बनाए गए हैं। 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 10 दलित समुदाय से, 5 आदिवासी हैं और 28 मंत्री सामान्य वर्ग से हैं। और 72 सदस्यों के मंत्रिमंडल में कुल 7 महिला मंत्री हैं। यह हम कहेंगे कि थोड़ी कम है। 72 में सिर्फ 7 महिलाएं हैं, जबकि पिछले कार्यकाल में 6 महिलाओं को मंत्री बनाया गया था। तो यह पूरे मंत्रिमंडल का एक छोटा सा विश्लेषण हमने आपके लिए कर दिया ताकि आप इस बार के मंत्रिमंडल को ठीक से समझ सकें। अब बड़ी बात यह होगी कि इस मंत्रिमंडल के सामने चुनौतियां क्या हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले आप यह देखिए कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दे दी है, तब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अब तक बधाई नहीं दी है, न ही शुभकामनाएं भेजी हैं और यह पहली बार हुआ है। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शुभकामनाएं भेज दी, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं भेजी। इससे पहले वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और फिर जब 2019 में दूसरी बार बने, तब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी थी। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह होना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। इसमें सरकार और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का बराबरी का एक हिस्सा भी है, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ऐसा ना करके देश के लोकतंत्र को काफी निराश किया है। अब सोचिए, हमारे देश में विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक विरोधी नेता प्रधानमंत्री बन जाता है चुनाव जीतकर, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का शामिल ना होना क्या कहता है। और कल भी ऐसा ही हुआ, जब विपक्ष की तरफ से बड़े नेताओं में सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समारोह में शामिल हुए थे, बाकी विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में हम जानते हैं कि बड़ा जहरीला चुनाव प्रचार होता है और नेता एक दूसरे पर बहुत तरह तरह के आरोप लगाते हैं, भाषा भी कई बार बहुत खराब हो जाती है और बड़ा टॉक्सिक माहौल होता है चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन एक बार जब चुनाव समाप्त हो चुका, लोगों ने अपनी मर्जी बता दी और नतीजा आ चुका, उसके बाद उस कड़वाहट को, कटुता को भूल जाना चाहिए लोकतंत्र की खातिर। और हमारे देश में विपक्ष हर जगह अपना हिस्सा तो मांगता है, अपना प्रतिनिधित्व तो मांगता है, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। विपक्ष अगर अपनी शक्ति चाहता है तो साथ ही उसके कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों में से एक ये भी है कि वो सत्ता पक्ष के साथ कम से कम इस तरह का माहौल रखे कि जब एक दूसरे के सामने आमना सामना भी हो जाए तो बातचीत हो सके। नेताओं को, विरोधी नेताओं को भी कम से कम इतने संबंध बनाकर रखने चाहिए कि अगर एक दूसरे के आमने सामने आ भी जाए कभी, तो एक दूसरे से दुआ सलाम हो सके, एक दूसरे को नमस्कार कह सकें, एक दूसरे का अभिनंदन अभिवादन कर सकें। इतनी तो थोड़ी सी एक खिड़की खोलकर रखनी चाहिए। लेकिन लगता है कि गांधी परिवार ने उस छोटी खिड़की को भी बंद कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अब बोलचाल भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध ही नहीं है।
दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण से दूरी तो बनाकर रखी, लेकिन आज उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत आई। इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। और सोचिए, शेख हसीना भी भारत के लोकतंत्र के बारे में आज क्या सोचती होंगी कि विपक्ष के ये नेता मुझसे मिलने के लिए तो आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, मुझे अभिनंदन करने के लिए तो यहां आ गए, लेकिन उन्होंने एक बार भी मोदी को अपनी शुभकामनाएं नहीं भेजी। ये कैसा देश है? Yes, I know. Seeing you after a long time. Yes. आज आपको यह भी देखना चाहिए कि राहुल गांधी चुनावों के दौरान अपनी रैलियों में कहते थे कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, मुझसे लिख कर ले लो। लेकिन कल नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और राहुल गांधी को गलत साबित कर दिया। देखिए राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान कौन सी बात इतने दावे और विश्वास के साथ कही थी। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय, थैंक यू। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी का गुड बाय थैंक यू हो जाएगा, मुझसे लिख कर ले लो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और एक जगह तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो पहला तो आप शिष्टाचार के नाते भाषा पर नजर डालिए, और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी थी वो कितनी बुरी तरीके से फेल हुई। 4 जून का उन्होंने नाम लिया और देखिए 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ भी ले ली और आज 10 जून को मैं आपको ये खबर बता रहा हूं और आज उनका मंत्रिमंडल बन गया, नामों की घोषणा हो गई, सरकार ने बैठक भी कर ली और सरकार ने अपना काम भी शुरू कर दिया। अब जो जनता उस दिन बैठी हुई थी राहुल गांधी के सामने, वो राहुल गांधी से क्या सवाल पूछना चाहिए। इसलिए नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान भी बहुत सोच समझकर भविष्यवाणियां करनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि अगले 5 वर्षों के लिए मोदी सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। कहां से मोदी सरकार को आज अपना काम शुरू करना होगा अगले 5 साल के लिए। तो ये एक 5 पॉइंट्स हमने बनाए हैं। सबसे पहले मोदी सरकार को गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा और खास तौर पर ग्रामीण भारत में जो निम्न आय वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका गुजारा अभी इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है, सरकार को उनके बारे में अब बहुत गहराई से सोचना होगा और ऐसी नई नीतियां बनानी होंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी की स्थिति से बाहर आ सकें। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका भी गुजारा नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को पहले उनकी पहचान करना और फिर उन लोगों को इस स्थिति से बाहर निकालना। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता मोदी सरकार की यही होनी चाहिए अगले 5 वर्षों में। दूसरा, इस कार्यकाल में सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि देश के किसानों की आय दुगनी हो जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल में सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई थी और अब उसे ऐसा करने के लिए लगातार तीसरा मौका मिल रहा है। तीसरी बात, बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे का अब विस्तार करना होगा, क्योंकि हिंदुत्व जिस रूप में है अभी,
उसकी वजह से हो सकता है हिंदुत्व का ये एजेंडा सारे लोगों को कवर नहीं कर पा रहा है और इस एजेंडे के तहत शायद बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव जीत भी ना पाए। इसलिए अब इस हिंदुत्व के एजेंडे में दलित और पिछड़े वर्ग को भी साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि इन चुनावों में दलित और पिछड़ों के वोट बीजेपी से बाहर निकलकर विपक्ष के पास चले गए और इसी से बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए अब हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार होना चाहिए, उसमें दलित और पिछड़े को जोड़ना होगा। अब इसको वो हिंदुत्व का एजेंडा कहें, सनातन धर्म का एजेंडा कहें या कोई और शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें, यह उनके ऊपर है। चौथी बात, मोदी सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में दक्षिण भारत के राज्यों पर अब पहले से कहीं ज्यादा ध्यान देना होगा और दक्षिण में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उद्योग लगाने होंगे, जिससे सरकार अपने काम के जरिए दक्षिण में लोगों से जुड़ सके और खुद को और ज्यादा समावेशी बना सके। यानी ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का एक जो डिवाइड रहा है, इसे खत्म करना होगा और जिस तरह की बड़ी बड़ी परियोजनाएं उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों में अभी तक बीजेपी की सरकार लगाती आई है, मोदी सरकार लगाती आई है, अब वैसा ही उन्हें दक्षिण भारत में भी करना होगा ताकि वहां के लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस सरकार के साथ जुड़ सके। पांचवा, सरकार महंगाई के मुद्दे को भी दरकिनार नहीं कर सकती और इसलिए महंगाई को नियंत्रण में रखना सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। और मोदी सरकार का गठन ऐसे समय में हुआ है जब इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर इन राज्यों में भी बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया तो इससे देश में यह धारणा मजबूत हो जाएगी कि अब बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है और विपक्ष इस धारणा का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वो इन जगहों पर, इन तीनों राज्यों पर बहुत ध्यान दे और बहुत सोच समझकर यहां पर अपनी रणनीति बनाए, क्योंकि इस बार जब बहुमत नहीं मिला उसके बाद अगर और 3 राज्यों में भी ऐसा प्रदर्शन होगा तो फिर वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना ऐतिहासिक क्यों है। कल जब उन्होंने शपथ ली, ये एक ऐतिहासिक पल था, उन्होंने इतिहास रच दिया। क्यों रचा, पहले ये समझिए। सबसे पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी भारत के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 7 बार राज्य और केंद्र सरकार का गठन कर चुके हैं। 4 बार उन्होंने गुजरात की सरकार चलाई मुख्यमंत्री के तौर पर और अब लगातार तीसरी बार वो केंद्र में सरकार चलाएंगे और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा, जब दुनिया के बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, तब भारत में लगातार 3 चुनावों से सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है और नरेंद्र मोदी लगातार देश के प्रधानमंत्री तब से लेकर अब तक बने हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया में, विश्व में आप देख लीजिए, अगर 1-2 नेताओं को अगर आप छोड़ दें तो और कोई नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अगर आप शी जिनपिंग को छोड़ दें, लेकिन उन्हें वो अपवाद है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, चुनाव नहीं होते। और आप व्लादिमीर पुतिन को छोड़ दें तो फिर सिर्फ एक नाम आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में, वो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। और पुतिन भी, वहां के जो चुनाव हैं वो इस तरीके के नहीं हैं जैसे कि भारत में चुनाव होते हैं। हमारे जो चुनाव हैं बहुत वाइब्रेंट होते हैं और हमारे जो चुनाव हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव हैं। वर्ष 2014 से 24 के बीच ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बन चुके हैं, इटली में 5 प्रधानमंत्री बने, ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रधानमंत्री बने, जापान में भी 3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन भारत में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। और इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक नेता हैं, आज सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। तीसरी बात, इससे दुनिया को यह संदेश गया कि अब उन्हें अगले 5 साल भारत के मामलों में प्रधानमंत्री मोदी से ही डील करना है, यानी प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बिल्कुल परमानेंट हैं, जो भी होगा, जो फैसला होगा वही करेंगे और दुनिया के हर देश को सिर्फ उनसे ही बात करनी पड़ेगी। और चौथा, राजनीतिक स्थिरता से किसी भी देश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा मिलता है और भारत को भी इसका लाभ मिलना निश्चित है। और इसीलिए आने वाले 5 वर्षों में दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दुनिया भर से जो बड़ा बड़ा निवेश है, वो सब भारत में आएगा और भारत की औद्योगिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत तरक्की कोई भी देख सकता है। पूरी दुनिया इसे ऐसे देख रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमओ की टीम को, यानी अपने कार्यालय, जिसे हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, अपनी उस टीम को संबोधित किया और कहा कि वो एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो रुकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीवन के हर काम को हम उस दिशा में देखना चाहिए।
इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि गठबंधन सरकार बनाने के बाद और बहुमत से थोड़ा नीचे रह जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक आज 10 जून हो गया, उनके जितने भी भाषण, उनके जितने भी इंटरेक्शंस और उन्होंने जितने भी काम किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बदलने के लिए नहीं बने हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। वो जैसे अपनी पहली सरकार चलाते थे, जैसे अपनी दूसरी सरकार चलाते थे, वैसे ही अपनी इस तीसरी सरकार को भी चला रहे हैं। उसी तरह से फैसले ले रहे हैं, उसी तरह से अपने मंत्रिमंडल में लोगों को उन्होंने शामिल किया है और उनके भाषण में भी कहीं से भी आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। वही उत्साह है, वही न थकने की बात है, वही लगातार काम करने की बात है और वही जो कॉन्फिडेंस जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही आपको दिखाई देगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति भवन में एक तेंदुआ आ गया था, क्योंकि आज इसकी बड़ी चर्चा है। कल जिस समय बीजेपी के सांसद दुर्गादास मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब उनके पीछे एक तेंदुए जैसे जानवर को वहां से गुजरते हुए देखा गया और तभी से यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और लोग पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान तेंदुआ वहां पर कैसे आया और क्या समारोह के दौरान कोई बहुत बड़ी इस तरह की सुरक्षा चूक हुई है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने लगे कि अगर ये तेंदुआ इस तरफ आ जाता तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। पहले आप ये वीडियो देखिए जिसकी सब जगह बहुत चर्चा हो रही है। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस वीडियो पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन दिल्ली के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये तेंदुआ नहीं है, बल्कि ये एक बिल्ली हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में 75 एकड़ के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है जहां पर तालाब हैं और अलग अलग जानवरों की 84 प्रजातियां वहां पर रहती हैं और हो सकता है कि ये बिल्ली भी वहीं से टहलते टहलते यहां पर आ गई हो। अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने यह सरकार बनने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद पहली बार कोई टिप्पणी की है और अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने मणिपुर पर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो मोहन भागवत का आज अपने इस भाषण में मणिपुर का मुद्दा उठाना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और अब ये देखना होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है जिसे अभी तक लगातार हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं वो उस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं और आज मोहन भागवत साहब ने भी अपने भाषण में इस विषय पर चर्चा की है। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो देश के हर परिवार को, हर उस परिवार को जहां पर बच्चे हैं, जहां पर युवा हैं और हर उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसे ताजा फलों का जूस पीने का बड़ा शौक है और वो पैकेज्ड फ्रेश फ्रूट जूस पीने के बड़े शौकीन हैं। क्योंकि अब हम आपको ये बताएंगे कि फ्रेश जूस के नाम पर आप जिस पैकेट बंद जूस को पीते हैं बाजार से खरीद कर, वो असल में सिर्फ चीनी का एक घोल होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है, हानिकारक है। और आज इसी विषय पर
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें 3 बड़ी बातें आपके लिए बताई गई हैं। आप नोट कर लीजिए। पहली बात, रियल फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट जूस जैसे विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं। यानी बहुत सारी जो जूस बनाने में पैकेज जूस की जो कंपनियां हैं वो कहते हैं कि हमारा जो जूस है ये असली है और ये फ्रेश है। ये विज्ञापन भ्रामक हो सकते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि हमारा असली फलों का जूस है और हमारा फ्रेश ताजा फलों का जूस है तो आपको मान नहीं लेना है, क्योंकि विज्ञापन में ऐसा कहा जा रहा है। ये विज्ञापन गलत हो सकते हैं, ये आपको भ्रम में डाल रहे हैं। दूसरा, इन पैकेज फ्रूट जूस में फलों का रस ना के बराबर होता है और पानी के साथ चीनी काफी अधिक मात्रा में मिली होती है। तीसरी बात आपको बताऊंगा, जैसे 1 लीटर जूस के डिब्बे में फ्रूट पल्प यानी फलों का रस सिर्फ 10 से 15% होता है और बाकी में आर्टिफिशियल फ्लेवर और चीनी मिलाई जाती है। और यह चीनी भी इतनी होती है कि यह आपको बीमार कर सकती है, आपका वजन बढ़ा सकती है और आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती है। तीसरी बात, पैकेज्ड फ्रूट जूस में ज्यादा चीनी होने के कारण यह बच्चों के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप हर रोज सुबह सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को कहते हैं कि ये जूस पी जाओ और आपको लगता है कि आप तो उन्हें फलों का जूस पिला रहे हैं, तो आप उनका नुकसान कर रहे हैं। चौथा, ऐसे जूसेस में शुगर कॉर्न सिरप और फ्रुक्टोज भी अधिक मात्रा में होते हैं और जिनकी वजह से इन पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को हेल्दी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। आईसीएमआर का यह भी कहना है कि जो लोग बीमारी के दौरान जरूरी पोषक तत्वों के लिए इन पैकेज फ्रूट जूस को पीते हैं उन्हें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। बाजार में अभी जितने भी फ्रूट जूस उपलब्ध हैं उन सभी में 3 बातें कॉमन है। पहला, इन्हें बहुत हेल्दी बताकर बेचा जाता है जबकि ये हेल्दी नहीं है। हर फ्रूट जूस आपको यह बताता है विज्ञापन में कि आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह गलत है। दूसरा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस, बड़े बड़े खिलाड़ी इन फ्रूट जूसेस का विज्ञापन करते हैं और आपको बताते हैं कि ये फ्रूट जूस आपके लिए बिल्कुल सही है और वो लोग भी यही पीते हैं। और आप भी मान लेते हैं कि ये बड़े बड़े लोग अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर वो ये फ्रूट जूस पी रहे हैं तो हम भी पी सकते हैं और शायद हम भी उनकी तरह फिट और खूबसूरत दिखने लगेंगे। हमारे चेहरे पर भी वैसा ही निखार आ जाएगा जैसे इन एक्टर्स के चेहरे पर है। अगला पॉइंट, बहुत सारे प्राइवेट अस्पतालों की कैंटीन में इन्हीं पैकेज्ड फ्रूट जूस को बेचा जाता है, जिससे लोगों को लगता है कि अगर अस्पतालों में यह जूस बिक रहा है तो यह सही ही होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यह इन कंपनियों की एक खास स्ट्रेटेजी होती है जिसके तहत अस्पतालों में और कई बार केमिस्ट शॉप्स पर इन फ्रूट जूस को बेचा जाता है और आप सोचते हैं कि अगर ये फ्रूट जूस ऐसी जगहों पर भी बिक रहे हैं तो इनमें कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कड़वा सच यह है कि ये फ्रूट जूस नहीं बल्कि शुगर जूस यानी चीनी का एक मीठा घोल होते हैं और इसी वजह से ये फलों के मुकाबले सस्ते होते हैं और बहुत ज्यादा मीठे और टेस्टी भी होते हैं। आपने देखा होगा इसी तरह के फ्रूट जूस आप जब आप फ्लाइट में जाएंगे तो वहां पर भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप ट्रेन में भी जाएंगे तो शायद ट्रेन में भी दिए जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं स्टूडियो में आपके लिए अलग अलग कंपनियों के कुछ फ्रूट जूस के पैकेट्स अपने साथ लेकर आया हूं, टेट्रा पैक्स जिसे कहते हैं, और आप खुद आज देखिएगा कि इनमें फलों का रस कितना है और इनके अंदर चीनी कितनी है। देखिए, ये मैं 3 जूस अपने साथ लेकर आया हूं। मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों का, लेकिन ये 3 वो जूस हैं जो बाजार में सबसे ज्यादा उपलब्ध हैं। बाजार में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में सबसे ज्यादा विज्ञापन भी आपको इन्हीं जूसेस के दिखाई देंगे। अब मैं आपको इनके बारे में एक एक करके पढ़कर बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने जूस हाथ में लिया, ये फ्रेश जूस ही है, लेकिन इसमें जब मैं इसके कंटेंट्स को पढ़ता हूं तो इसमें जानते हैं क्या लिखा है? इसके अंदर जितनी चीनी की मात्रा बताई गई है 12.6 ग्राम जो है चीनी है इसके अंदर जो लिखा है। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे, अगर पूरे पैक को हम देख लें तो 126 ग्राम चीनी इसके अंदर है। 126 ग्राम चीनी इस फ्रूट जूस के अंदर है, इस 1 लीटर के पैक में जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इसमें से 100 मिलीलीटर लेते हैं, 100 ml लेते हैं, तो आप 12.6 ग्राम चीनी आपके शरीर में चली जाएगी। और 126 ग्राम का मतलब होता है 21 टीस्पून चीनी इसके अंदर है। एक और मैं आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, ये है, ये एक और जूस है
जो बाजार में बहुत मिलता है, जिसके विज्ञापन भी बहुत आते हैं, इस जूस में भी 18 टीस्पून के बराबर चीनी मिली हुई है और 1 लीटर के इस पैक में 105 ग्राम जूस है, माफ कीजिएगा, चीनी है इसके अंदर। और यह है आम का रस, जिसे आम का रस कहकर बाजार में बेचा जाता है और इसमें 179 ग्राम शुगर है, जिसका मतलब है 30 चम्मच शुगर इसके अंदर मिली हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप सोचेंगे कि 126 ग्राम चीनी कितनी होगी, तो आज मैं अपने साथ इसका वजन करने के लिए एक स्पेशल मीटर लेके आया हूं और मैं आपको बताता हूं कि 126 ग्राम चीनी कितनी होती है। इसको मैं ऑन करता हूं यहां से, देखिए, और मैं डालता जा रहा हूं। और ये बड़ी चम्मच है, ये टीस्पून नहीं है। 1 2 3 4 5 6, अब देखते जाइए, 7 8 9 10, 122 ग्राम हो चुकी है। और मैं थोड़ा सा और इसमें डालता हूं, 123, 124 और 125, थोड़ा और डालता हूं, 126। अब मेरे हाथ में चीनी की इस कटोरी को देखिए आप, और मैं चाहूंगा कि ये देखिए इस तरीके से, यहां से देखिए, ये 126 ग्राम शुगर है। अगर आप इस पूरे एक पैकेट को पीते हैं, फ्रेश जूस के पैकेट को, तो इतनी जो शुगर है जो मेरे हाथ में है, ये सारी चीनी आपके अंदर जाएगी। अब देखिए, अब अगर मैं इसको आपको दोबारा से दिखाता हूं कि इसमें कितना है, देखिए, इसमें है 179 ग्राम्स। ये आम का रस है, जिसे आप सोचते होंगे कि बहुत हेल्दी है। अब हम एक बार जरा 179 दोबारा से करके आपको बताता हूं, अगर आपने पहले वाला मिस कर दिया होगा। देखिए, लगभग इतनी शुगर आपके पास आ जाएगी। देखिए, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब आप इन जूसेस को पिएंगे तो आपके शरीर में कितनी चीनी जाएगी। अब सोचिए, जब भारत के लोग फ्रूट जूस के नाम पर इतनी सारी चीनी खाएंगे तो हमारा देश दुनिया में कहां रहेगा। ये देखिए, आपने देखा। तो अगर हमारे देश में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, अगर इस तरह फ्रूट जूस पीने लगेंगे और फ्रूट जूस के नाम पर इतनी चीनी उनके शरीर में जाएगी, तो हमारा देश दुनिया में डायबिटीज कैपिटल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। हमारे देश में लोगों को डायबिटीज नहीं होगी तो क्या होगा, वजन बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। भारत में इस समय 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और 13 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। और इसका कारण यही है कि अब हमारे देश में पैकेज फूड आइटम्स की जरूरत से ज्यादा खपत हो रही है और अकेले फ्रूट जूस का जो बाजार है वो हमारे देश में 11,000 करोड़ रुपए का बाजार ये बन चुका है। हमारे देश में सबको ये पैकेज जो फ्रूट जूस हैं बड़े पसंद है। ऐसा कोई पैकेज फूड आइटम नहीं है जिसका विकल्प ना हो। फ्रूट जूस से लेकर प्रोटीन पाउडर तक सब कुछ आप घर में तैयार कर सकते हैं। और बाजार में पैकेज फूड आने से पहले लोग घर पर पका हुआ खाना ही खाया करते थे। पहले फ्रूट जूस लोग अपने घर पर शुद्ध फलों को लाकर उनका जूस बनाया करते थे। और अब भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि फलों की अपनी एक नेचुरल मिठास होती है और उसके साथ चीनी की आपको कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको फ्रूट जूस के नाम पर
चीनी खिला रही हैं और आपको इन फ्रूट जूस की लत लगाकर बीमार कर रही हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कल रात जब आप भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का जश्न मना रहे थे, तब उसी समय जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। और इस आतंकवादी हमले के बाद अब पूरी दुनिया में #ऑल आइज ऑन रफा की तरह ऑल आइज ऑन रियासी ट्रेंड कर रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि जब रफा में बच्चे मर रहे थे तो पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड कराया जा रहा था, अब रियासी में भी इस हमले में भी एक 3 साल का छोटा बच्चा मारा गया है। इसलिए पूरी दुनिया को इसका मातम मनाना चाहिए। यह हमला जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में उस समय हुआ जब तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस शिवखोड़ी मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप लौट रही थी और घटनास्थल से वैष्णो देवी मंदिर की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर रह गई थी। तो बड़ी बात यह है कि वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहां से यह जगह सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब यह घटना हुई उस समय प्रधानमंत्री मोदी का जो कैबिनेट है, उनका जो मंत्रिमंडल है, उनकी शपथ ग्रहण समारोह समय चल रहा था। ऐसे समय पर आतंकवादियों ने यह हमला किया है और इसी दौरान 2 से 3 आतंकवादियों ने घात लगाकर इस बस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस हमले में 9 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक 3 साल का छोटा बच्चा भी शामिल है। और यह घटना उस दिन हुई जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो आज हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि भारत सरकार को बहुत सख्ती से इस पर एक्शन लेना चाहिए और पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो शुरुआती जांच हुई है उससे यह पता चला है, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हमला करने वाले आतंकवादी जंगल में छिपे हुए थे और उन्होंने सबसे पहले बस के ड्राइवर पर गोलियां चलाई, जिसके बाद गोली लगने से ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और यह बस जो है असंतुलित होकर नीचे खाई में गिर गई। खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादियों ने बस पर कई गोलियां चलाना जारी रखा। इस दौरान जो यात्री बच गए उन्होंने सूझबूझ दिखाई और वो बस में चुपचाप लेटे रहे ताकि आतंकवादियों को ऐसा लगे कि ये सारे यात्री मर चुके हैं और वो वहां से लौट जाएं। और बाद में ऐसा ही हुआ। इन आतंकवादियों ने सोचा कि अब बस में कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के एक आतंकवादी संगठन ने ली है और ये वही आतंकवादी संगठन है जिसे पिछले साल भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में और जिस स्थान पर मैं इस समय खड़ा हूं ये दरअसल वो खाई है जिस खाई में ये बस गिरी कल शाम को, जब इस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। एक सुनसान इलाका है, यहाँ पर घने जंगलों से गिरा हुआ। आतंकी यहाँ पर पहले से ही घात लगाकर जो है तैयार थे और जैसे ही ये बस यहाँ पर पहुंची तो आतंकियों ने इस बस पर गोलियां बरसा दी। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए कि क्या भयावह स्थिति उस समय रही होगी। इस समय हम यहाँ पर लहू देख सकते हैं, खून बिखरा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये जो यात्रीगण थे ये भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए गए थे और ये देखिए प्रसाद के पैकेट, यहाँ पर जो बिखरा हुआ सामान है यात्रियों का, उनके जूते चप्पलें, भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए यात्रीगण गए थे, श्रद्धालु गए थे और ये प्रसाद के पैकेट देखिए, ये देखिए आखिर इनका कसूर क्या था। और यहाँ पर इस समय अगर हम देखें तो फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो साक्ष्य जुटा रही है, क्योंकि इस मामले की जांच भी चल रही है। मेरे कैमरे पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बचा कुचा सामान है इस समय इस आतंकी हमले के पीड़ितों का, वो इस समय इस स्थान पर बिखरा हुआ है और लगातार इस पर जांच भी चल रही है।
इस समय मैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हूं, जहां पर 14 जनों को जो इंजर्ड थे उनको लाया गया कल रात और भर्ती करवाया गया। आप इस समय देखिए कि डॉक्टर्स अभी इस पूरे वार्ड में, जो एक्सीडेंटल वार्ड है, यहाँ पर ज्यादातर पेशेंट्स वो एडमिटेड हैं और इनके अलग अलग जगह पर इंजरी हैं। आप देखिए कि 14 जने इसमें से हैं और जो ज्यादा आप देखिए कि घायल हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये अभी आपकी हालत कैसी है, अभी आप बातचीत कर सकते हैं? जी हाँ। क्या हुआ था, आपको कितना याद है, कैसे इंसिडेंट हुआ और क्या देखा आपने? हम सिकोड़ी से दर्शन करके आ रहे थे, वहीं पे मतलब जैसे आतंकवादियों ने गोली फायर किया और बस पे लगी गोली, बस डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई। उसके बाद भी उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। हम लोग बस में थे, पता नहीं कौन गोलियां धड़ाधड़ चलाने लगा, हम लोग खाई में गिर पड़े क्योंकि टायर में लग गया था गोली एक, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो गया, हम लोग खाई में गिर गए। फिर उसके बाद जब हमारा जो सिर है वो जो बस के उसके नीचे आ गया था और जो हमने जल्दी से निकल के, फिर उसके बाद बहुत तेज तेज गोलियां चलाने लगे। अगर हम लोग बैठे नहीं होते और अगर वो लोग ऊपर आ जाते तो आज हम ये इस अस्पताल में और इस गंभीर में हम नहीं रह पाते। जब गोली की तड़तड़ाहट की आवाज हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लगता है बस के अंदर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ समझते ही देर लगी कि इससे पहले जो है टायर उसका ब्लास्ट हो गया और अनियंत्रित होकर बस जो है खाई में जाके गिर गई और ऐसा लगा कि भी, और फिर उसके बाद जब बस अनियंत्रित होकर नीचे गिरी, उसके बाद आतंकी जो है नीचे भी खाई में भी गए और उन्होंने करीब मान के चली कि 5 मिनट तक गोलियां बरसाते रहे। जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ, बिल्कुल बीच रोड में थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाए, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई, खाई में गिर गई। हाँ, उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, 20 मिनट तक गोली चलाई है। हम लोग भी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तरमाल में लाया जाए और मुझे लगता है कि एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया। ये जो हमला है ये बिना पाकिस्तान के समर्थन के हो नहीं सकता और इस हमले की जो जड़ें आपको मिलेंगी वो पाकिस्तान में ही मिलेंगी। और ये जानबूझकर ऐसे दिन किया गया है जब भारत की नई सरकार शपथ ले रही थी, जानबूझकर ऐसे समय में किया गया है जब राष्ट्रपति भवन में वो लोग जानते थे कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की नई सरकार शपथ लेगी। और ऐसे समय में इसलिए हमें जागरूक भी होना है और एक राष्ट्र के तौर पर ऐसे आतंकवादी हमलों के खिलाफ खड़े होना है। लेकिन विडंबना देखिए कि पाकिस्तान एक तरफ हमारे देश पर इस तरह के हमले करवाता है और दूसरी तरफ हम उसी पाकिस्तान की टीम के साथ न्यूयॉर्क में मैच भी खेलते। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में अरमान उतने ही रखिए जितने तक स्वाभिमान गिरवी रखने की आवश्यकता ना पड़े। नमस्कार।